तुम मेरे हो। सौरभ तेजी से गाड़ी चलाता अपने घर की तरफ जा रहा था। इस खराब मौसम में वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था, पर बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया। गाड़ियां भी चलने की बजाय रेंग रही थी। सौरभ ने ट्रैफिक से बचने के लिए अपनी गाड़ी जंगल के रास्ते पर ले ली। इस रास्ते के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था, इसलिए यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। सौरभ उस कच्चे रास्ते पर बहुत संभल कर गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते वह सोचने लगा, काश मैंने अपनी माँ और दोस्त की बात मान ली होती तो आज इस मुसीबत में ना फंसा होता। 2 दिन पहले जब उसने अपनी माँ को बताया था कि वह अपने दोस्त की शादी अटेंड करने देहरादून जा रहा है, तब उसकी माँ ने उसे देहरादून जाने के लिए मना किया था, क्योंकि यह बरसात का मौसम था। इस मौसम में अक्सर तेज तूफान और बारिश के कारण रास्ते बंद हो जाते या उन पर सफर करना खतरनाक होता। पर सौरभ ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और अपने दोस्त की शादी में देहरादून चला गया। यहाँ आकर उसने शादी में बहुत इंजॉय किया, पर जब वह दिल्ली वापस लौट रहा था तब उसके दोस्त ने उसे बताया कि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि आज का मौसम बहुत खराब रहेगा, तेज बारिश हो सकती है। इसलिए वह सौरभ को आज यहीं रुकने को कह रहा था। उसका कहना था कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता सौरभ को यहीं रुक जाना चाहिए, पर सौरभ और छुट्टियां नहीं ले सकता था। वह पहले ही 3 दिन की छुट्टी लेकर आया था। अब अगर वह और छुट्टियां लेता तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी। इसलिए उसने वापस दिल्ली जाने का फैसला किया, मगर अब उसे अपने लिए इस फैसले पर पछतावा हो रहा था। यहाँ तक कि ट्रैफिक से बचने के लिए उसने जो कच्चा रास्ता चुना था वो भी बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुआ, क्योंकि कच्चे रास्ते पर चलते चलते उसकी गाड़ी आगे चलने से नखरे दिखाने लगी। बारिश की वजह से कच्चे रास्ते पर कीचड़ हो गई थी, जिससे गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। वह धीरे धीरे गाड़ी चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था, साथ ही मन खुद को कोस भी रहा था कि उसने अपनी माँ और दोस्त की बात क्यों नहीं मानी। अगर वह अपने दोस्त की बात मानकर एक दिन और यहाँ रुक जाता तो इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वह अपनी ही सोच में गाड़ी कच्चे रास्ते पर बढ़ाए जा रहा था। तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। वह लड़की की चीख सुनकर चौंक गया। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज रहे थे। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई तो यहाँ हर जगह सिर्फ घना अंधेरा था। इस घने जंगल में लड़की कहाँ से आई? यही सोचकर उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली, क्योंकि इस रास्ते पर अक्सर लूटपाट की घटनाएं होती रहती थी। उसे कुछ अनहोनी होने का भी एहसास हो रहा था। घबराकर वह अपनी गाड़ी और स्पीड से आगे बढ़ाने लगा, पर ना चाहते हुए भी कीचड़ के कारण उसकी गाड़ी की स्पीड धीमी होती जा रही थी। उसे फिर से एक बार वही चीख सुनाई दी। इस बार उसने इंसानियत के नाते गाड़ी रोक दी और चारों तरफ देखने लगा, पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है। उसने आगे बढ़ने के इरादे से अपनी गाड़ी दोबारा स्टार्ट करी, पर तभी दूर से एक लड़की भागती हुई उसकी गाड़ी की तरफ आने लगी। कुछ ही देर में वह लड़की उसकी गाड़ी के पास पहुंच गई। उसके कपड़े बारिश में भीगने के कारण उसके शरीर से चिपक गए थे। उसका नेट का दुपट्टा बहुत कोशिश करने के बाद भी उसकी खूबसूरती को छिपाने में नाकाम था। भीगने के कारण उसकी खूबसूरती और बढ़ गई थी। उसके बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। वह इस हालत में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर एक बार तो सौरभ का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, ऐसी खूबसूरत लड़की भला जंगल में क्या कर रही है? उसकी नजरें उस लड़की के चेहरे पर टिकी रही, पर जल्द ही उसने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि उस लड़की की खूबसूरती उसके दिल को बेचैन कर रही थी। वह लड़की सौरभ की गाड़ी के पास आकर जोर जोर से खिड़की के शीशे पर हाथ मारने लगी। वह बार बार हाथ जोड़कर उससे शीशा नीचा करने को कह रही थी। उसका चेहरा डर के कारण सफेद पड़ गया था। बीच बीच में वह मुड़कर
बार बार पीछे देख रही थी, जैसे कोई पीछे आ रहा हो। वह हाथ जोड़कर इशारे से दरवाजा खोलने को कह रही थी, लेकिन सौरभ ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि उसे अब भी कुछ सही नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था, भला इस घने जंगल में इतनी रात को एक लड़की का क्या काम, वह भी इतनी तूफानी बारिश पे। उसने सुन रखा था कि आजकल कुछ गैंग लूटपाट करने के लिए लड़कियों का सहारा लेते हैं। पहले उन लड़कियों को मदद मांगने के लिए आगे भेजते हैं, फिर जब कोई भला इंसान उसकी मदद करने आता है तो उसे लूट लेते हैं। इसलिए वह अब भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। पर वह लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई और बदहवास लग रही थी। वह बार बार सौरभ से हाथ जोड़ते हुए दरवाजा खोलने की विनती कर रही थी। सौरभ को उस लड़की पर दया आ गई। उसने खिड़की का शीशा नीचे करके उससे पूछा, आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? वह घबराते हुए बोली, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कुछ लड़के मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर भागी हूँ। वे अब भी मेरा पीछा कर रहे हैं। आप प्लीज मुझे उनसे बचा लीजिए। चाहे तो आप कुछ दूर जाकर मुझे छोड़ दीजिएगा, पर अभी प्लीज मुझे अपनी गाड़ी में साथ ले चलिए। तभी उसने देखा कुछ लड़के भागते हुए उनकी तरफ ही आ रहे थे। वह लड़की उन लड़कों को देखकर और घबरा गई। वह रोते हुए बोली, प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलिए, नहीं तो वे लोग मुझे फिर से पकड़ लेंगे। उसके आंसू देख सौरभ का दिल पिघल गया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे गाड़ी में बिठा लिया। फिर वह गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। वो लड़के कुछ दूर तक उनका पीछा करते रहे, पर वे गाड़ी की स्पीड के कारण उन्हें पकड़ नहीं पाए। सौरभ की गाड़ी उन्हें पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई। कुछ देर बाद वे लड़के दिखना बंद हो गए, पर वह लड़की अब भी बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी। सौरभ ने उसकी तरफ देखा और बोला, रिलैक्स, वे लोग हमारे पीछे नहीं आ रहे। यह सुनकर उसने चैन की सांस ली। सौरभ ने गाड़ी चलाते हुए ही पूछा, आप इतनी रात को इस बारिश में इस घने जंगल में क्या कर रही थी? वह अपनी नजरें झुकाकर बोली, मेरा नाम नैना है। मैं एक कंपनी में काम करती हूँ। आज ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण मैं लेट हो गई। जब मैं ऑफिस से बाहर निकली तो रात के 9 बज रहे थे। लेट होने के कारण कोई ऑटो या टैक्सी भी नहीं मिली। मैं ऑटो ढूंढते हुए पैदल ही रोड पर चलने लगी। मैंने सोचा शायद रास्ते में कोई ऑटो मिल जाए, पर ऑटो तो नहीं मिला, मगर ये बदमाश मिल गए। ये लोग मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। जब मैंने मना किया तो वे मुझे जबरदस्ती उठाकर इस जंगल में ले आए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उनसे छुड़वाया और बचकर भागने में कामयाब रही। भगवान का शुक्र था कि तभी आपकी गाड़ी मुझे दिखाई दी और मैंने आपसे मदद मांग ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद करी। यह कहते वक्त उसकी आंखों में सौरभ के लिए आभार था। सौरभ ने उसे कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी चलाता रहा। इस वक्त गाड़ी में अजीब सा सन्नाटा था। नैना खिड़की से बाहर देख रही थी। सौरभ की नजरें बार बार उसके भीगे बदन को निहार रही थी। उसकी नजरें ना चाहते हुए भी बार बार नैना की तरफ चली जाती। सुनसान रास्ता, खराब मौसम और गाड़ी में भीगी हुई खूबसूरत लड़की। सौरभ का मन बहका रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने एक झटके के साथ गाड़ी रोकी। उसके इस तरह गाड़ी रोकने से नैना उसकी तरफ देखने लगी। उसने पूछा, क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? सौरभ ने उसकी तरफ देखा, फिर पीछे रखे अपने सामान से एक टॉवल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। टॉवल देखकर नैना को कुछ समझ नहीं आया। वह नासमझी से सौरभ की तरफ देखने लगी। वह इससे बोला, तुम पूरी तरह से भीग गई हो, इसलिए अपने आप को पोंछ लो। पर हकीकत में तो सौरभ चाहता था कि नैना इस टॉवल से खुद को ढक ले, क्योंकि उसका भीगा बदन सौरभ को बहका रहा था। उसे डर था कि वह उसकी खूबसूरती से बहककर कोई गलत कदम ना उठा ले। नैना ने उसके हाथ से टॉवल लिया, पर टॉवल लेते वक्त दोनों के हाथ एक दूसरे को छू गए। ऐसा होते ही सौरभ को एक जोर का झटका लगा। उसने अपना हाथ इतनी तेजी से खींचा जैसे कोई करंट लगा हो। नैना टॉवल लेकर अपने आप को पोंछने लगी।
सौरभ ने जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट करी, गाड़ी एक झटके के साथ स्टार्ट होकर बंद हो गई। गाड़ी का इस तरह झटके से बंद होना सौरभ की हालत खराब कर रहा था। तेज बारिश, घना जंगल और आधी रात का समय, साथ में एक जवान खूबसूरत लड़की, उसके दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया। वह सोचने लगा, अगर इस वक्त गाड़ी खराब हो गई तो क्या होगा। वह दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगा कि किसी भी तरह गाड़ी स्टार्ट हो जाए, पर आज उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वह नीचे उतरा और गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करने लगा, पर उसे कहीं भी कोई खराबी दिखाई नहीं दी। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की दोबारा कोशिश करी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करने के चक्कर में सौरभ भी पूरी तरह से भीग गया। उसकी वाइट शर्ट पूरी तरह से उसके बदन से चिपक गई। बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया था, जिससे उसे ठंड लगने लगी। जब वह वापस गाड़ी में आकर बैठा तो नैना ने पूछा, क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? सौरभ थोड़ा मायूसी से बोला, पता नहीं क्या हो गया, मैंने बहुत कोशिश कर ली पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। यह सुनते ही नैना के चेहरे पर डर के बादल छा गए, क्योंकि वह भी समय की गंभीरता समझ रही थी। वे दोनों इस घने जंगल में अकेले थे। ऐसा में नैना को डर लगना साधारण बात थी। सौरभ ने जब नैना के चेहरे पर डर देखा तो स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारते हुए बोला, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किससे मदद लूं? इस जंगल में तो मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आ रहे। तभी उसे कुछ ध्यान आया। वह बोला, यहाँ से कुछ दूर एक गांव है, अगर हम लोग वहां पहुंच जाएं तो कुछ मदद मिल सकती है। हो सकता है हमें रात गुजारने के लिए जगह भी मिल जाए। नैना ने जब उसकी बात सुनी तो बोली, पर हम इस तूफानी बारिश में वहां तक जाएंगे कैसे? इससे तो अच्छा है कि हम इस गाड़ी में ही रात गुजार लें। उसकी बात सुन सौरभ ने उसकी तरफ देखा। नैना को देख उसका मन फिर से बगावत करने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से उससे अपनी नजरें हटाई और सोचा, अगर मैंने पूरी रात इसके साथ गाड़ी में बिताई तो शायद मैं खुद पर काबू न रख सकूं, इसलिए मैं इसके साथ अकेले रात नहीं बिता सकता। यही सोचकर वह नैना से बोला, इस जंगल में गाड़ी में रात बिताना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। यह कहकर वह गाड़ी से बाहर आ गया। सौरभ को बाहर निकलता देख नैना भी बाहर आ गई। सौरभ ने अपनी गाड़ी को लॉक किया और रास्ते पर चल पड़ा। तेज बारिश और घना अंधेरा, इस कारण सौरभ को रास्ता ढूंढने में परेशानी हो रही थी, पर वह किसी तरह आगे बढ़ रहा था। नैना भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। काफी देर चलने के बाद भी जब कोई गांव नहीं मिला तो नैना ने सौरभ से पूछ ही लिया, आप तो कह रहे थे कि गांव पास ही है, पर हमें तो चलते चलते बहुत देर हो गई, मगर आपका वह गांव अभी तक नहीं मिला। सौरभ बोला, लगता है अंधेरा होने के कारण हम रास्ता भटक गए हैं। यह सुनकर नैना उसे तीखी नजरों से देखने लगी। उसे इस तरह खुद को देखता पाकर सौरभ बोला, ऐसे मत देखो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं यहाँ रोज रोज थोड़ी ही आता हूँ जो यहाँ के रास्ते अच्छी तरह से याद होंगे। इतने घने जंगल में तो कोई भी रास्ता भटक सकता है। अभी वह बोल ही रहा था कि नैना दौड़कर उसके सीने से लग गई। नैना के इस तरह अपने करीब आने से सौरभ का दिमाग सुन्न हो गया। वह बुत बना ऐसे ही खड़ा रहा। वही नैना की पकड़ सौरभ पर कसती जा रही थी। जब नैना की पकड़ के कारण सौरभ का दम घुटने लगा, तब वह अपने होश में वापस आया। उसने नैना को खुद से दूर करने की कोशिश करी, पर नैना तो जैसे उसके अंदर ही समा जाना चाहती थी। तभी सौरभ को नैना की धीमी धीमी आवाज सुनाई पड़ी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश करी, तब उसे समझ आया कि नैना सांप सांप बोल रही है। सांप शब्द सुनते ही सौरभ का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने आसपास ध्यान से देखा तो एक बड़ा सा सांप उससे कुछ दूरी बनाए अपना फन उठाए बैठा था। अब सौरभ को समझ आया कि नैना सांप से डरकर उससे लिपट गई है। वह सांप उन दोनों की तरफ ही फन उठाए बैठा था। अगर वे जरा सा भी हिलते तो वह सांप उन्हें काट लेता।
तभी सौरभ के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने नैना के कान से उसका झुमका निकाला और उसे दूसरी तरफ फेंक दिया। दूसरी तरफ आवाज होने से सांप उस तरफ देखने लगा। मौका पाकर सौरभ ने नैना को कसकर पकड़ा और वहां से भागने लगा। वह नैना को ऐसे ही अपने सीने से लगाए भाग रहा था। कुछ दूर जाकर वह रुक गया। उसने नैना को नीचे उतारा, पर नैना अब भी उसके सीने से लगी हुई थी। उसकी ऊपर नीचे होती धड़कनें सौरभ को अपने सीने पर साफ महसूस हो रही थी। वह नैना को खुद से दूर करते हुए बोला, अब हम सेफ हैं। यह सुनते ही नैना ने खुद को संभाला और सौरभ को देखने लगी। सौरभ का भीगा बदन उसे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था और नैना के लिए तो वह किसी हीरो से कम नहीं था जिसने 2 बार उसकी जान बचाई थी। नैना एकटक उसे देखने लगी। सौरभ ने जब उसकी आंखों की तपिश खुद पर महसूस की तो वह भी उसे देखने लगा। तभी जोर से बिजली कड़की और दोनों अपने होश में वापस आए। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए आगे बढ़ने लगे। उनकी किस्मत ने उनके साथ दिया और कुछ ही दूरी पर उन्हें वो गांव मिल गया। सौरभ नैना को लेकर एक छोटे से घर का दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। सौरभ ने उसे बताया कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए क्या वह उन्हें आज रात रुकने की जगह दे सकती हैं। उस औरत ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। दोनों पूरी तरह से भीगे हुए थे। उसने शंका भरी नजरों से देखते हुए पूछा, यह लड़की कौन है? सौरभ उनकी शंका समझ गया, पर जैसे ही नैना उन्हें सच बताने वाली थी, सौरभ ने उसका हाथ दबाते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया और बोला, यह मेरी पत्नी है। ये सुनकर उस औरत ने दोनों को अंदर बुला लिया। वह उन्हें एक कमरे में ले गई और बोली, आप दोनों यहाँ रह सकते हैं। ये कहकर वह चली गई। सौरभ ने देखा, ये एक छोटा सा कमरा था। इस कमरे में सिर्फ एक चारपाई ही थी। भीगे होने के कारण दोनों को ही ठंड लग रही थी। सौरभ तो एक जवान हट्टा कट्टा लड़का था, इसलिए वह ठंड बर्दाश्त भी कर रहा था, पर नैना एक नाजुक सी लड़की थी। थोड़ी देर में वह ठंड से कांपने लगी। उसे इस तरह ठंड से कांपता देख सौरभ ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक चादर दिखाई दी। उसने वह चादर नैना को देते हुए कहा, तुम अपने गीले कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड से तुम बीमार पड़ जाओगी। नैना ने सौरभ की तरफ देखा, जो अपना मुंह दूसरी तरफ किए खड़ा था। नैना की नजर जब अपने कपड़ों पर गई तो वह शर्म से पानी पानी हो गई। इस वक्त उसके कपड़े गीले होने के कारण बिल्कुल पारदर्शी हो गए थे, जिससे उसके शरीर का हर अंग साफ दिखाई दे रहा था। अब उसे समझ आया कि सौरभ ने उसे गाड़ी में टॉवल क्यों दिया था। यह सोचकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने वह चादर ली और अपने गीले कपड़े उतारकर चादर खुद पर लपेट ली। अब तक सौरभ ने भी अपनी गीली शर्ट उतार दी थी। नैना ने जब पलटकर सौरभ की तरफ देखा तो उसकी लंबी चौड़ी पीठ देख उसका गला सूखने लगा। वह अपना थूक सटकते हुए चुपचाप जाकर चारपाई पर बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी ठंड बढ़ने लगी। अब तो ठंड के कारण उसके दांत भी किटकिटाने लगे। सौरभ को जब महसूस हुआ कि नैना को ठंड लग रही है तो वह उसके पास आकर बैठ गया। उसने नैना के हाथ अपने हाथों में लिए और बोला, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। इस वक्त हम जहाँ हैं सिर्फ हम ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तुम्हारा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। अगर तुम्हें गर्माहट नहीं मिली तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें अपने शरीर की गर्मी दे सकता हूँ, पर मैं अपनी हद पार नहीं करूँगा। नैना इस वक्त ठंड के कारण अपने होश खोने लगी थी, इसलिए उसे सौरभ की कही बात समझ नहीं आई, पर उसे सौरभ के हाथों की गर्माहट सुकून पहुंचा रही थी। इस वक्त उसका दिमाग भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। वह तो बस किसी तरह इस ठंड से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए नैना ने हाँ में गर्दन हिला दी। नैना की हाँ सुनकर सौरभ ने नैना को अपने करीब किया और उसे अपने सीने से लगाकर लेट गया। नैना का शरीर सौरभ की गर्मी से गर्म होने लगा। धीरे धीरे नैना सौरभ के और करीब होती चली गई। अब तो नैना के शरीर से वह चादर भी हट गई जो दोनों के बीच एक दीवार बनाए हुए थी।
इस वक्त सौरभ नैना के हर अंग को खुद के शरीर पर महसूस कर रहा था। नैना के इतना करीब होने से उसकी सांसें तेज होने लगी। वहीं नैना बेखुदी में सौरभ के शरीर पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। उसके हाथों की इन हरकतों से सौरभ का खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो रहा था। उसने नैना के हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया, मगर नैना शायद अपने होश में नहीं थी। उसके होठ सौरभ के सीने पर चलने लगे। नैना के होठ सौरभ को अपने सीने पर किसी दहकते हुए अंगारे की तरह लग रहे थे। उसने नैना को समझाया कि वह खुद पर काबू रखे और इस तरह की हरकतें ना करे, पर नैना इन सब से बेखबर मदहोशी में अपने लिए ही मुसीबत पैदा कर रही थी। जब सौरभ से और कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने नैना के होठों पर अपने होठ रख दिए। अब वह भी नैना के शरीर पर अपने हाथ चलाने लगा। उसका हाथ नैना के हर अंग को छू रहा था। सौरभ के ऐसा करते ही नैना पूरी तरह से मदहोश हो गई। उस रात दोनों ने मदहोशी में सारी हदें पार कर दी। सुबह जब दोनों की आंख खुली तो उन्हें समझ नहीं आया कि अब वे क्या करें। नैना तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वहीं सौरभ भी अपना सिर पकड़कर बैठा था। कुछ देर बाद वह औरत उनके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। इस वक्त वे दोनों उसके सामने जाने की हालत में नहीं थे, इसलिए सौरभ ने खुद को संभाला और नैना को भी तैयार होने के लिए कहा। उसने नैना से बोला, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। नैना को भी यही सही लगा, क्योंकि वह जानती थी कि जितनी गलती सौरभ की है उतनी ही गलती उसकी भी है। इसलिए उसने चुपचाप अपने कपड़े पहने और सौरभ का इंतजार करने लगी। सौरभ को गए हुए कई घंटे बीत चुके थे, पर वह लौटकर नहीं आया। जब दिन ढलने लगा तो नैना ने उस औरत से विदा ली और खुद भी वहां से चली गई। पूरे रास्ते वह सौरभ के बारे में सोचती रही। उसे लगा कि सौरभ ने उसके साथ रात बिताई, फिर उसे छोड़कर चला गया। वह मन ही मन खुद को कोस रही थी। उसे लग रहा था कि सौरभ पर विश्वास करके उसने गलती कर दी। सौरभ तो एक लड़का है, शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसने तो अपना तन उसे सौंप दिया था। वह उसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था जो उसके करीब आया था। वह जिस परिवार में रहती थी वहां लड़कियों को ज्यादा छूट नहीं दी जाती थी, पर नैना अपने माता पिता की लाडली थी, इसलिए उसके जिद करके अपने माता पिता को नौकरी करने के लिए मना लिया था। उसके माता पिता भी उस पर बहुत विश्वास करते थे और नैना ने भी कभी उनका विश्वास टूटने नहीं दिया। उसके ऑफिस के कई लड़कों ने उससे दोस्ती करने की कोशिश करी, पर नैना सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। वह ऑफिस में किसी से फालतू बात नहीं करती थी, इसलिए ऑफिस में सब उसे एक घमंडी लड़की समझते थे, पर हकीकत में तो नैना ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वह सबसे बहुत प्यार से बात करती, पर लड़कों से अक्सर दूरी बनाए रखती। सौरभ वह पहला लड़का था जिसे उसने अपने करीब आने दिया था। शायद वह उस पर भरोसा करने लगी थी, इसलिए ही उसने उस रात अपना आप उसे सौंप दिया। पर आज वह अपने इस फैसले पर पछता रही थी। उसे लगने लगा कि सौरभ ने उसके साथ धोखा किया है और वह उसे वापस आने का बोलकर चला गया और लौटकर नहीं आया। यही सब सोचते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ उसकी ऐसी हालत देख चौंक गई। नैना के घर वाले रात से उसके लिए परेशान थे। उन्होंने उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, पर उन्होंने नैना का कुछ पता नहीं चला। नैना जब अपने घर पहुंची तो अपनी माँ को देख उसका सब्र टूट गया। वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सबने उससे पूछने की बहुत कोशिश करी कि उसके साथ क्या हुआ है, पर उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, या फिर वह जवाब देना नहीं चाहती थी। उस दिन के बाद से उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी। वह हर वक्त अपने कमरे में उदास बैठी रहती। इसी तरह एक महीना बीत गया, पर उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। एक दिन वह बेहोश होकर गिर गई
उसकी ऐसी हालत देख उसके परिवार वाले घबरा गए। वह उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने नैना को चेक करके बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही सब पर दुखों का पहाड़ टूट गया। उसके माता पिता तो अपना सिर पकड़कर वहीं रोने लगे। अब उसकी माँ को समझ आया कि उस दिन नैना के साथ क्या हुआ था। जब सब ने नैना से इस बच्चे के पिता के बारे में पूछा तो उसने सिर्फ यही बताया कि वह उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानती और सच्चाई भी यही थी। वह सौरभ के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं जानती थी, क्योंकि उस पूरे समय के दौरान सौरभ ने उसे अपना नाम तक भी नहीं बताया था। इसलिए उसे यकीन हो गया था कि सौरभ उसे धोखा देकर चला गया है। उसकी माँ ने उसे समझाया कि उसे यह बच्चा नहीं रखना चाहिए। जिस बच्चे के पिता के बारे में वह खुद नहीं जानती, उसके बारे में दुनिया को क्या जवाब देगी। इस समय नैना के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वह बस अपनी माँ के बताए रास्ते पर चल रही थी। उसकी माँ उसे लेकर एक बार फिर डॉक्टर के पास गई ताकि इस बच्चे को नैना से अलग कर सके। डॉक्टर ने नैना के कुछ टेस्ट किए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि नैना बहुत कमजोर है। वह शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत कमजोर थी। डॉक्टर ने उसकी माँ को बताया कि अगर नैना इस बच्चे को अबॉर्ट कराती है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। यहाँ तक कि अगर वह बच भी गई तो दोबारा कभी माँ नहीं बन पाएगी। यह सुनकर नैना की माँ ने उसे घर वापस ले जाने का फैसला किया। वह उसे लेकर वापस घर आ गई। अब सबके सामने एक ही समस्या थी कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द नैना की शादी करने का फैसला किया। जल्दबाजी में एक लड़का ढूंढकर नैना की शादी तय कर दी गई। जिस दिन नैना की शादी थी उसे तैयार करके मंडप में लाया गया। नैना ने शादी से पहले एक बार भी उस लड़के को नहीं देखा था, इसलिए जैसे ही उसने मंडप में लड़के को देखा वह उसे देखकर बेहोश हो गई, क्योंकि दूल्हा उसके पिता की उम्र का था। इतनी जल्दबाजी में जैसा भी रिश्ता उसके परिवार को मिला, उन्होंने उससे ही नैना की शादी तय कर दी। इस तरह नैना को बीच मंडप में बेहोश देख सब घबरा गई। तभी मेहमानों के बीच से एक औरत बाहर आई। वह डॉक्टर थी। उन्होंने नैना को चेक किया और बताया कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर सब लोग आपस में बात बनाने लगे। कुछ देर में नैना को भी होश आ गया। होश में आते ही उसने अपनी माँ से कहा कि वह इतनी ज्यादा उम्र के आदमी से शादी नहीं करेगी। तभी दूल्हा बना वह आदमी बोला, अरे शुक्र मनाओ, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, नहीं तो तुम जैसी लड़की से तो कोई भी आदमी शादी करने को तैयार नहीं होगा। मेरा एहसान मानो कि सब कुछ जानकर भी मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। इस समय सबको उसके शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे नैना से शादी करके वह उस पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो, पर फिर भी नैना ने उससे शादी करने से मना कर दिया। वह कहने लगी कि वह पूरी जिंदगी अपने बच्चे के साथ अकेले बिता देगी, पर उससे शादी नहीं करेगी। यह बात दूल्हे की ईगो को ठेस पहुंचा गई। वह गुस्से में जाते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे अकेले जिंदगी बिताओगी। तभी मेहमानों के बीच से एक आवाज आई, तुमने सही कहा, वह अकेले जिंदगी नहीं बिताएगी बल्कि मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। सब उस तरफ देखने लगे जहां से आवाज आई थी। लोगों की भीड़ के पीछे से सौरभ बाहर आया। सौरभ को देख नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। सौरभ ने आगे बढ़कर नैना का हाथ पकड़ा और उसे लेकर उसके माता पिता के सामने पहुंचा। वह उनसे नैना का हाथ मांगता है। अपने सामने इतना अच्छा लड़का देख वे नैना और उसकी शादी के लिए मान गए। कुछ ही देर में नैना और सौरभ की शादी हो गई। सौरभ नैना को लेकर अपने घर आ गया। पूरे रास्ते नैना ने सौरभ से कोई बात नहीं करी। घर आकर जब उसकी माँ को पता चला कि उनका बेटा किसी लड़की से शादी करके उसे घर ले आया है, तो उन्होंने सौरभ पर बहुत गुस्सा किया। पर जब सौरभ ने उन्हें बताया कि नैना उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उन्होंने नैना को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। सौरभ जब नैना को लेकर अपने कमरे में आया तो दरवाज़ा बंद करते ही उसने उसे गले लगा लिया।
पर नैना ने उसे जोर से धक्का देकर एक जोरदार चांटा मार दिया। सौरभ सौरभ इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह लड़खड़ाकर नैना से दूर हो गया। नैना गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाई, तुमने क्या सोचा? मुझसे शादी करके तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो? अरे एहसान तो मैंने किया है तुम पर, जो अभी तक किसी को तुम्हारी असलियत नहीं बताई कि तुम एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो, जो एक लड़की की इज्जत से खेलकर उसे धोखा देकर भाग गई, बिना यह सोचे कि उस लड़की पर क्या गुजरेगी। जब उसे तुम्हारे धोखे के बारे में पता चलेगा, कैसे वह अपने दामन पर दाग लगने के बाद जी पाएगी, कैसे दुनिया के सवालों का जवाब देगी। तुमने तो बस मजे लिए और मुझे वहां अकेला छोड़कर चले गए। यह सब कहते वक्त उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सौरभ ने उसकी आंखों में देखा, जहां नफरत और दर्द के सिवाय कुछ नहीं था। उसने आगे बढ़कर अपने होठ नैना के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। नैना उसकी इस हरकत से चौंक गई। वह उससे छूटने की कोशिश करने लगी, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नाकाम रही। धीरे धीरे वह सौरभ की किस से पिघलने लगी। नैना ने जब महसूस किया कि सौरभ ने जब महसूस किया कि नैना अब शांत हो गई है, तब उसने उसके होठों को छोड़ा, पर उससे दूर नहीं हुआ। उसने उसके माथे से अपना माथा जोड़ दिया। इस वक्त दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। सौरभ नैना से बोला, तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, पर मुझ पर गुस्सा होने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। नैना उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। सौरभ ने उसे बताया कि जब मैं गाड़ी ठीक कराकर तुम्हारे पास वापस आ रहा था, तब रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं 2 दिनों से बेहोश था। यह जानकर मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी, इसलिए जैसे ही मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए उस औरत के घर गया, पर वहां मुझे पता चला कि तुम मेरा इंतजार करके चली गई थी। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करी। उस जंगल के आसपास के सभी ऑफिसों के बाहर खड़ा रहा, ताकि किसी ऑफिस से तुम निकलती हुई दिख जाओ। घंटों उस जंगल में घूमता रहा, ताकि तुम्हारे बारे में कोई सुराग मिल जाए, पर तुम तो जैसे कहीं गायब सी हो गई थी। नैना को याद आया कि उस हादसे के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। सौरभ अपनी जेब से नैना का झुमका निकालकर उसे दिखाते हुए बोला, देखो, तुम्हें ढूंढते हुए मुझे जंगल में तुम्हारा यह झुमका मिल गया, जो उस सांप से बचने के लिए मैंने फेंका था। मैं इस झुमके को तुम्हारी निशानी समझकर हर समय अपने साथ रखता। तुम्हारी शादी के दिन भी मेरा एक दोस्त जबरदस्ती मुझे अपने एक रिश्तेदार की शादी में ले गया था, पर मेरा वहां मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बाहर चला गया। तभी कुछ देर बाद मुझे अंदर से शोर सुनाई दिया। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो तुम दुल्हन बनी मेरे सामने खड़ी थी। लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे थे कि तुम बिना शादी के माँ बनने वाली हो। तब मुझे पता चला कि तुम्हारी कोख में मेरा अंश है। मैं तो कब से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। अब तो तुमसे दूर रहने का सवाल ही नहीं था, इसलिए मैंने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि मैं अभी तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें अपना बना लूंगा, ताकि कोई भी तुम्हें या हमारे बच्चे के बारे में गलत ना बोले। सौरभ की सारी बातें सुनकर नैना समझ गई कि सौरभ ने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि हालातों ने उन्हें धोखा दिया था। उसने सौरभ को माफ कर दिया। उस रात सौरभ ने पूरे हक के साथ नैना को अपना बना लिया। नैना भी सौरभ का प्यार पाकर अपने बुरे दिनों को पूरी तरह से भूल गई। सौरभ और उसकी माँ नैना का बहुत ख्याल रखते। सौरभ तो उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करता। जब वह ऑफिस में होता तो हर घंटे उसे फोन करके उसका हाल पूछता रहता। सौरभ के प्यार के कारण नैना की जिंदगी खुशियों से भर गई। कुछ दिनों बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। दोनों ने मिलकर उसका नाम रखा सोना, सौरभ और नैना का अंश। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।